नमस्कार साथियों। नेक्स्ट जो ग्रुप आता है अपना वो आता है डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। दोनों को एक साथ कंसिडर हम करेंगे। डायरेक्ट इनकम वो इनकम है जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे संबंधित है। मान लीजिए कि आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की अकाउंटिंग कर रहे हैं और कुछ सर्विसेज उस बिजनेस द्वारा सप्लाई की जाती है, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज कंसर्न है वहाँ पे। तो जो मेन बिजनेस एक्टिविटी उनकी है वो सारी इनकम उनकी डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको लेनी है। यदि बात करें हम किसी स्कूल या कॉलेज की, यदि आप किसी स्कूल या कॉलेज में अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ट्यूशन फीस आप बच्चों से कलेक्ट करते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट से, तो ट्यूशन फीस आपका डायरेक्ट इनकम है, यानी कि आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो ट्यूशन फीस से आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो ट्यूशन फीस आपका डायरेक्ट इनकम हो गया। तो ट्यूशन फीस जब भी आप क्रेडिट करेंगे, लेजर ओपन करेंगे, तो आपको डायरेक्ट इनकम के अंडर में उसको ओपन करना है। जब भी आप क्रेडिट करेंगे इनकम को तो वो डायरेक्ट इनकम आपकी कंसीडर की जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कोर बिजनेस जो आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इनकम के लेजर आप बनाएंगे वो आप डायरेक्ट इनकम में बनाएंगे। इसके अलावा वो इनकम्स जो आपके कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है वो सारी इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। डायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल हमने लिया है। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम का। इनडायरेक्ट इनकम में कौन सी इनकम आपको कंसिडर करनी है? मान लीजिए कि आपने कोई एफडीआर बुक किया हुआ है। एफडी पे आपको ब्याज मिलता है हर साल के एंड में। तो जो आप इनकम बुक करेंगे इंटरेस्ट की, यानी कि इंटरेस्ट ऑन एफडी जो बुक करेंगे आप ईयर एंड में, यदि टीडीएस कटा होगा तो आप टीडीएस को भी बुक करेंगे, प्रोविजन करेंगे टीडीएस का, क्योंकि आपको 26AS में वो दिखना है और आपको वो टीडीएस क्लेम भी करना है अपनी आईटीआर फाइल करते समय। तो ये सब चीज़ें आपको इनडायरेक्ट इनकम में बुक करनी है। साथ ही साथ यदि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंटिंग का काम देख रहे हैं और वहाँ पे उनका सेविंग का अकाउंट भी प्रोप्राइटर का बैंक में है, तो सेविंग अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे कंसिडर होगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है किसी कंपनी को, जिस भी कंपनी की आपने कोई डीलरशिप दे रखी है, वहाँ का आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर आपको कंपनी इंटरेस्ट भी देती है। विदाउट इंटरेस्ट सिक्योरिटी भी होती है और विद इंटरेस्ट सिक्योरिटी भी होती है। तो जैसा केस होगा, यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके सिक्योरिटी अमाउंट पे, तो वो जो आप इंटरेस्ट बुक करेंगे ईयर एंड में वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी, क्योंकि कोर बिजनेस एक्टिविटी वो आपकी नहीं है। इसके बाद एक और एग्जांपल आता है आपका, यदि आपने कोई आरडी बुक कर रखी है या म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है आपके ओनर का, तो उनकी जो भी आप इनकम बुक करने वाले हैं वो आपकी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स बुक होंगी। जितने भी लेजर आप बनाएंगे इनके वो सारे इनडायरेक्ट इनकम में बुक होने वाले हैं। इसके बाद में आपके पास जिस भी बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपको कोई बिजनेस इंसेंटिव मिलता है आपकी मेन प्रिंसिपल कंपनी से, तो जो बिजनेस इंसेंटिव है या रेट डिफरेंस है या कोई ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है, तो ये सब भी आपके इनडायरेक्ट इनकम के रूप में जाने जाते हैं। और आपको ये सारे, चाहे वो बिजनेस इंसेंटिव है चाहे कोई डिस्काउंट मिला है, ये सब भी आपको इनडायरेक्ट इनकम के रूप में बुक करने हैं। कई बार कंपनी कैंपेनिंग करने के लिए आपको कुछ पैसा अपनी तरफ से देती है कि सर आप कैंपेनिंग कीजिए और इसके लिए हम आपको कुछ पैसा देंगे कैंपेनिंग के लिए। कैंपेनिंग आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन उसके बदले में जो इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है वो आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो वो इनकम आपको बुक करनी है इनडायरेक्ट इनकम में। इसके बाद में
दो ग्रुप और बच जाते हैं जो कि काम आते हैं बड़ी कंपनीज में, खासकर लिमिटेड कंपनी जो होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहाँ पे ये दो ग्रुप काम में आते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम यहाँ पे चर्चा जरूर कर लेते हैं ताकि आपको सब्जेक्ट की है क्लैरिटी आ जाए। काम मेरा भी साथियों इनमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भी अधिकतर प्रोप्राइटरशिप जो कंसर्न्स हैं उनकी मेरे पास अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग है, साथ ही साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की अकाउंटिंग है। लेकिन लिमिटेड कंपनीज जो कि लिस्टेड है वो पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम, आपको जैसे पता है इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पे पूरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, एक अकेला अकाउंटेंट नहीं होता है, पूरी हायरार्की काम करती है, अकाउंटिंग टीम होती है पूरी, जूनियर अकाउंटेंट होता है, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव होता है, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स होता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स होता है, मैनेजर अकाउंट्स होता है, और फिर उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ फाइनेंस मैनेजर जिसको हम कह सकते हैं वो होता है। तो पूरी हायरार्की होती है इसकी लिमिटेड कंपनीज में। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्रुप है साथियों रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स और सरप्लस जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से आने वाले समय की अनसर्टेनिटीज को कवर करने के लिए, कंटिजेंसीज को कवर करने के लिए कुछ पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देती है। यानी कि जितने भी प्रॉफिट्स इस साल की कंपनी के हैं उसमें से कुछ पैसा कंपनी रिजर्व्स में शिफ्ट कर देती है। इसके बाद में एक और ग्रुप आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि है कंपनी की कमाई, ये भी आपको लिमिटेड कंपनीज में देखने को मिलेगी। लिमिटेड कंपनीज के ओनर कौन होते हैं साथियों? ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि जो शेयर होल्डर है, इक्विटी होल्डर है कंपनी के, वो लिमिटेड कंपनी के केस में ओनर होते हैं। उनको कंपनी देती है डिविडेंड। ये आपको पता होगा कि ईयर एंड में जो भी कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो उन प्रॉफिट्स को डिविडेंड के जरिए शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है? कंपनी की अर्निंग का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट न किया जाकर कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, यानी कि वो अर्निंग जो कंपनी ने कमाया पैसा है लेकिन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड के रूप में नहीं किया है, रिटेन कर लिया अपने पास। कंपनी इसको दो वजह से रिटेन करती है मेनली। या तो जो कोर बिजनेस एक्टिविटी है कंपनी का, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कंपनी को रिटेन अर्निंग का प्रोविजन करती है कंपनीज कि कुछ पैसा उन्होंने इस साल के प्रॉफिट्स में से रख लिया है और उनको कंपनी के जो बाकी प्रोजेक्ट्स है उन पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालना है, तो वहाँ पे कंपनी रिटेन अर्निंग्स के रूप में एक प्रोविजन कर लेती है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग्स का दूसरा यूजेज जो जनरली किया जाता है वो किया जाता है अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। यानी कि कंपनी के कुछ डेट्स हैं तो उनको पे करने के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके उसको रिटेन कर लेती है, उसको रिटेन अर्निंग्स कहा जाता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग ये दोनों इक्विटी के पार्ट है। यानी कि आप जब किसी लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट आपको देखने का मौका मिले तो आप उसमें देखिएगा, इसमें कैपिटल का जो पार्ट है, बैलेंस शीट में कैपिटल पार्ट है, उसमें आपको पहला कॉलम मिलेगा शेयर कैपिटल, यानी कि कितनी कैपिटल शेयर के थ्रू लगी हुई है। इसको इक्विटी भी हम लोग कह सकते हैं, शेयर होल्डर्स की इक्विटी है बेसिकली ये। दूसरा पार्ट इसका आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो अगेन इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी कैपिटल है ये भी। और तीसरा पार्ट आता है इसका रिटेन अर्निंग्स का। ये तीनों कैपिटल साइड में बैलेंस शीट में शो होंगे और इक्विटी कैपिटल का ही पार्ट है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी रिजर्व्स एंड सरप्लस और रिटेन अर्निंग्स हैं जो कि खासकर लिमिटेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और
डिविडेंड्स वगैरह देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उन लोगों के बेसिकली ये काम में आती है। तो इस तरीके से ये सारे ग्रुप्स हमने आज डिस्कस किए हैं। इनडायरेक्ट इनकम का हम लोग 1-2 एंट्रीज मैं आपको करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्री बुक करते हैं हम। मान लीजिए आपको एफडी पे ब्याज मिला है, तो आप यहाँ पे एफडी का अमाउंट है वो बढ़ा देंगे। एसबीआई बैंक एफडी अपन ने बुक कर रखी है, इसमें मान लीजिए 10,000 का आपका इंटरेस्ट मिला है। अब यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये जो आप इंटरेस्ट ऑन एफडी बुक करेंगे ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी, इसको आपको ऐसे इनडायरेक्ट इनकम है कंसिडर करना है। इसी तरीके से आपको इसकी ग्रुपिंग करनी है। इस तरीके से आप एंट्री कर देंगे, एफडी की वैल्यू आपकी 10,000 से बढ़ जाएगी और इंटरेस्ट आपका बुक हो जाएगा। टीडीएस यदि कोई इस इंटरेस्ट पे कटना है तो आप टीडीएस का प्रोविजन भी अकॉर्डिंगली कर लेंगे। तो साथियों, ये सब डिटेल्स आज हमने की है। टैली में जितने भी ग्रुप्स हैं, किस ग्रुप में कौन सा लेजर बनना है, लेजर में एंट्रीज आपको किस तरीके से करनी है। काम बेसिक है लेकिन नॉलेज आपको एक एडवांस स्टेज पे ले जाती है, क्योंकि ये रूटीन के काम है जो आपको डेली बेसिस पे करने होंगे। लेकिन यदि प्रॉपर तरीके से आप नहीं करेंगे, आपको नॉलेज नहीं होगा ग्रुपिंग का, तो आपकी रिपोर्टिंग गड़बड़ा जाएगा, आपका P&L बैलेंस शीट गड़बड़ा जाएगा। तो लेजर क्रिएशन, वाउचर एंट्रीज और किस ग्रुप में कौन सा लेजर आपको क्रिएट करना है, ये सब नॉलेज होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपकी जो क्लैरिटी हो गई होगी इस सब्जेक्ट को लेके, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि कोई आपके मन में डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जा सके और आपको सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज दी जा सके। जब आप काम करने जाते हैं तो जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आपके काम अपने आप सही होते जाते हैं, एक्सपीरियंस आप गेन करते जाते हैं और एक बिगिनर या फ्रेशर अकाउंटेंट से आपको करियर में एडवांसमेंट मिलता है इन सब चीज़ों की नॉलेज से। तो खुद को पॉलिश करते रहना, खुद का स्किल सेट डेवलप करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है करियर में। जब तक आप काम करते हैं जब तक ही आपको सीखना है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हैं वो बिगिनर और फ्रेशर अकाउंटेंट्स के लिए ही हैं। यदि पुराने अकाउंटेंट जो 10-15 साल से भी काम कर रहे हैं एज ए रिफ्रेशर ऐसे वीडियोस देखते हैं तो उनकी भी नॉलेज फिर से पॉलिश होती है, उनको भी वापस से मेमोरी में रिकलेक्ट होती है चीज़ें। तो ये वीडियोस ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेशर और बिगिनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उतने ही इम्पोर्टेंट नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा है कई बार चीज़ जो काम में नहीं आती है वहाँ पे गर्दी जमा होने लग जाती है, धूल जमा होना शुरू हो जाती है और उस धूल को झाड़ने के लिए आपको साफ सफाई करते रहना होता है। तो इसी तरीके से आपको अपनी नॉलेज पे ब्रशिंग पॉलिशिंग करते रहनी चाहिए ताकि आपकी नॉलेज है वो अपडेट होती रहे। जब तक आप अपडेटेड हैं तभी तक आप मार्केट में काम कर पाएंगे अच्छे से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। वीडियो के लेके जो भी कमेंट्स आप लोगों के हैं, जो भी क्वेरीज है, आप ज़रूर मुझे बताएं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। सबसे ज़रूरी बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो अकाउंट समाधान का है यहाँ पे आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, तरक्की करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।